स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे, जो आपको साइंस के कोर सब्जेक्ट के एक अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड कराता है, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल की खास बात यह है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो के बेस्ट लेक्चर, बेस्ट फैकल्टी के थ्रू मिलेंगे। और हमें इस लेक्चर्स के लिए, ये जो हमारी ईयर लॉन्ग सीरीज चलेगी, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है और नॉलेजेबल लेक्चर है आपके एकेडमिक सेशन के लिए, तो सिंपल सी बात है भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगने पे लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स तक, जिससे कि हमारा ये नॉलेज सभी तक पहुंचे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारा एक टारगेट ये भी है कि आफ्टर कंप्लीट द सिलेबस वी विल डू फॉर योर बेस्ट रिजल्ट, लाइक हम लोग प्रोवाइड कराएंगे गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स, जो कि आपके लिए एग्जाम में रामबाण होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इतनी सारी फैसिलिटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो आई थिंक चैनल को देखना, सब्सक्राइब करना तो बनता है। और हमारे लेक्चर्स को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड तक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। यानी डेली हमारे जो लेक्चर चलेंगे, उस लेक्चर में लेक्चर के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, जो उस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको करना ये है कि जब हमारा वीडियो लेक्चर कंपाइल होगा, तो उस कंपाइल के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, उनके नोट्स बना लीजिए। जब कभी आपके स्कूल में एग्जामिनेशन होता है, तो आपको कहीं भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप उठाते हैं वो लेक्चर और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, उतना ही पढ़ लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। ओके गाइस, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं 12th के लिए आज का लेक्चर। चैप्टर हमारा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनकी बात करता हूं, तो बेटा हमारा चैप्टर चालू हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी हमारे लाइफ में वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उसका बेस क्या है। तो जो उसका बेस है, उसका बेस हम बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड उसका बेस था, इसलिए हमने सबसे पहले लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा है। देन हमने डीएनए को जाना। डीएनए को जानने के बाद हम डीएनए की पैकेजिंग पे गए कि जब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, जब सेल डिवीजन के पड़ाव पर पहुंचती है, तो सेल का जो डीएनए है, क्रोमेटिन नेटवर्क है, वो बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर के क्रोमोसोम को बनाता है। इसलिए हमने कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम को भी समझा। जब क्रोमोसोम को हम समझ गए, तो हम आज दूसरे हमारे थर्ड लेक्चर पे आए, और वो थर्ड लेक्चर हमारा बनता है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए वर्ल्ड। एक जेनेटिक मटेरियल, अगर हम कहते हैं डीएनए है, हम गाना गा रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है, कह रहा है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो हम आज उस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देन हम पढ़ेंगे सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में। हम जानेंगे आरएनए वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि आरएनए क्या है, डीएनए तो हम जान गए पूरा, आरएनए क्या है, आरएनए का फंक्शन क्या है, हम ये भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले टॉपिक में उठाता हूं इधर पे, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्यों बोला गया है, क्यों? आपको एक चीज मैंने पढ़ाई है कि आपकी बॉडी का अगर कोई कैरेक्टर डिफाइन किया जाता है, अगर आपकी बॉडी में कोई कैरेक्टर डिफाइन किया गया, मैं यहां पर कैरेक्टर ऐड करता हूं। सपोज मैं अपनी बात करता हूं, मैं टॉल हूं, सपोज टॉलनेस इज माय कैरेक्टर, मैं टॉल हूं, ओके, टॉलनेस इज माय कैरेक्टर। आप अच्छे से जानते हैं किसी की हाइट बढ़ गई है, टॉलनेस आ गई है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, इट्स अ डिपेंड्स अपॉन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। और हार्मोन कौन सा बेटा, वो हमारा है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वो हमारा है ग्रोथ हार्मोन। यानी
आपकी बॉडी में अगर ग्रोथ हार्मोन गिरता है तो आप में टॉलनेस आ जाएगा। इस ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाले हमारे होते हैं मैसेंजर आरएनए, और इस आरएनए को बनाने वाले होते हैं हमारे डीएनए। यानी डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से ग्रोथ हार्मोन बना, और ग्रोथ हार्मोन से हमारी बॉडी में टॉलनेस आ गई। ये जो आप सीरीज देख रहे हैं ना कैरेक्टरिस्टिक की, इसी सीरीज को सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोला जाता है। तो मैंने इस सीरीज को नाम क्या दे दिया? मैंने नाम दे दिया सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये हमने नाम दे दिया। अब इतने से ही नहीं हमें रुकना है, इसमें चीजें कुछ और भी ऐड होनी है। क्या ऐड होनी है? कहता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। आरएनए से ग्रोथ हार्मोन के बनने को, यानी एक एंजाइम या फिर हार्मोन्स का बनना है। कुछ हमारे हार्मोन्स स्टेरॉइडल भी होते हैं, कुछ हार्मोन प्रोटीनियस होते हैं, लाइक दैट इंसुलिन हार्मोन प्रोटीनियस हार्मोन होता है। तो माना हमने कि एमआरएनए ने जो प्रोटीन बनाई है, उस प्रोटीन के बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, तो एक काम हुआ डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से एंजाइम या हार्मोन्स बनना, ट्रांसलेशन, और उसके बाद आपका बना क्या? कैरेक्टर। आपने चीज पढ़ी हुई है कि एक मदर सेल से अगर 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर एज इट इज पहुंच रहे हैं। आखिर एक क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए ये आया कहां से? तो हर एक डीएनए अपने से दूसरा डीएनए बनाता है, 2 डीएनए बनाता है, और आप इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। तो यानी यहां पर हम राइट कर सकते हैं कि डीएनए से डीएनए का बनना, इट्स अ रेप्लिकेशन। Replication, and another name of replication is duplication. तो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से ग्रोथ हार्मोन या एंजाइम या प्रोटीन का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन। अब एक ऐसा भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, और उसे हम कहते हैं वायरस। हमारा जो है ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है वायरस। ये वायरस क्या करते हैं? सेंट्रल डॉग्मा का उल्टा प्रोसेस अपनाते हैं, यानी ये आरएनए से डीएनए बनाने की एबिलिटी रखते हैं, और आप इसे ही बोल देते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी एक टर्म हुआ ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। वायरस इसका अगेंस्ट काम करता है, वो आरएनए से डीएनए बना देता है, तो ये हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आपसे क्वेश्चन बोर्ड पूछ सकता है ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेंट्रल डॉग्मा के अपोजिट काम कर रहा है? तो ऐसा ऑर्गेनिज्म वायरस है, और उस प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जहां पर आरएनए से डीएनए बनाया जाएगा। क्लियर गाइस? तो जब हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, एड्स के बारे में जब चर्चा करेंगे, तो वहां आपको मिलेगा कि जैसे ही एड्स का वायरस हमारी WBCs पे अटैक करता है, वो अपने आरएनए से डीएनए बना लेता है। क्लियर? तो इसी को हमने बोला सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक्स में आगे जाकर के हमें मैकेनिज्म भी समझनी होगी कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, क्या है उसकी मैकेनिज्म, व्हाट इज ट्रांसलेशन, एंड क्या है उसकी मैकेनिज्म, हमें ये भी जानना है। सो अभी हमें सेंट्रल डॉग्मा अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आप
आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा किताबों की दुनिया में। इन सम वायरसेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन द रिवर्स डायरेक्शन। जो मैंने पढ़ाया उसका ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, विद वायरस का पिक है बढ़िया सा आपके लिए। रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, इट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन क्या था? डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से प्रोटीन। अब मैंने बोला था क्या, यही प्रोटीन दो चीजें हो सकती हैं आपकी प्रोटीन, या तो ये प्रोटीन एंजाइम हो सकती है, या यही प्रोटीन हार्मोन हो सकती है। या तो एंजाइम हो सकती है या फिर ये हार्मोन हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब आते हैं आरएनए वर्ड पे। आरएनए वर्ड का मतलब ये है, डीएनए की तो भाई अपनी इमेज ही है, डीएनए का अपना स्वैग है कि मेरा तो भोकाल है भाई, मैं डीएनए हूँ, जेनेटिक मटेरियल मैं हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। कितने साइंटिस्टों ने डीएनए के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया, तो डीएनए का तो भाई रुतबा ही है, लेकिन आरएनए का भी अपना एक रुतबा है। आप आज समझेंगे कि आरएनए की क्या वैल्यू है। और बोर्ड क्या पूछता है क्वेश्चन, आरएनए वर्ड है क्या? तो आरएनए वर्ड का मतलब क्या है कि आरएनए और उसके टाइप्स के बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा, और धरती पे पता चलेगा कि जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में सबसे पहले आया कौन। जैसे कहावत लोग कहते हैं पहले अंडा है या मुर्गी, सुना है ना? ऐसे कहावत है पहले डीएनए आया या आरएनए। तो आज इस चीज को देखते हैं, क्योंकि आप कहते हो सर डीएनए से आरएनए बनता है, वायरस कहता है आरएनए से डीएनए बना देता हूं। तो कंफ्यूजन वाली चीज है कि डीएनए आरएनए बना रहा है या आरएनए डीएनए बनाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर किया जाता है हमारे साउथ सिटी पीसीएमबी पे। क्या कंफ्यूजन है, चलिए आते हैं। सबसे पहले जानिए, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था, साबित करूंगा अभी क्यों है। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ओके, ठीक है भाई, अच्छी बात है, पहला जेनेटिक मटेरियल रहा होगा। इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट, क्योंकि अभी भी कई ऑर्गेनिज्म में ये एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट काम कर रहा है। जैसे कुछ वायरस है, वहां पर आरएनए पाया जाता है। बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है वायरस, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल ही है। ओके, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। अगर आप देखेंगे, डीएनए भले ही कहता है कि जेनेटिक कैरेक्टर को बियर करता है, लेकिन आप देखेंगे डीएनए से आरएनए बनाया जाता है। डीएनए से आरएनए बनाया गया, आरएनए तो बन गया, डीएनए से आरएनए तो बन गया। और प्रोटीन कौन बना रहा है? प्रोटीन तो आरएनए ही डिफाइन कर रहा है ना। डीएनए का तो इतना ही फंक्शन हुआ कि आरएनए बना दो, लेकिन प्रोटीन को बनाने के लिए एमआरएनए पे अमीनो एसिड्स की चेन होती है, उस पे ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं। तो यहां पर एमआरएनए क्या कर रहा है? एमआरएनए प्रोटीन बना रहा है, तो एमआरएनए का बहुत बड़ा रोल है। डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए। अब देखिए, डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए फॉर स्टेबिलिटी। आरएनए को स्टेबल बनाने के लिए डीएनए आया। देखिए 3 टाइप के यहाँ पर आपको आरएनए दिखाई पड़ रहे हैं। पहला मैसेंजर आरएनए, सेकंड राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है, और थर्ड ट्रांसफर आरएनए। 3 हमारे पास आरएनए हैं। मैसेंजर आरएनए को एमआरएनए के नाम से जाना जाता है। ये 3 टाइप्स ऑफ आरएनए है, और आरएनए में आपको पता है, ये तो मैं पहले ही लेक्चर बता चुका हूं कि आरएनए का चेन है मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो पेंटोज शुगर है वो कैसी है? राइबोज है। थायमीन के प्लेस पे यूरेसिल होगा, डबल स्ट्रैंड के प्लेस पे सिंगल स्ट्रैंडेड चेन होगी। ये हमारे आरएनए की क्वालिटी थी। सेकंड हमारा है राइबोसोमल आरएनए, तो इसको हम शॉर्ट राइट करते हैं आरआरएनए। आरआरएनए। थर्ड हमारा आता है ट्रांसफर आरएनए, तो हम इसे शो करते हैं टीआरएनए। 3 टाइप के आरएनए हैं, और इन तीनों टाइप के आरएनए के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ फंक्शन के बारे में समझें।
सबसे पहले बात, मैं थोड़ा सा इस चीज को जूम करना चाहूंगा और अच्छे से समझाना चाहूंगा ये चीज क्या है। मैसेंजर आरएनए का फंक्शन होता है डीएनए से जब आरएनए बन के निकलता है बेटा, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमैटिन फाइबर अंदर फैला हुआ है, आप जानते हैं कोविड में मिल चुके हैं। ये सबसे पहले जो आरएनए बनाता है वो आरएनए आपका मैसेंजर आरएनए होता है। और मैसेंजर आरएनए में आप देख रहे हैं ये ट्रिपलेट कोडॉन है, ए यू जी सी यू ए ऐसे करके। हर एक ट्रिपलेट कोडॉन के नाम पर एक अमीनो एसिड होती है। क्या होगी? अमीनो एसिड होगी। हर एक ट्रिपलेट कोडॉन के नाम पे एक अमीनो एसिड। क्लियर? जैसे जैसे कोड होंगे वैसे वैसे यहाँ पर अमीनो एसिड रखे जाएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये अमीनो एसिड जोड़े जाएंगे। जितने ट्रिपलेट कोडॉन उतने अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे एंड एटलीस्ट क्या बन जाएगा? ये एक प्रोटीन बन जाएगी। रेड वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये क्या बन जाएगी? प्रोटीन बन जाएगी। ये वाला मैसेंजर आरएनए फिर से दूसरे प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेगा। अब बात आती है सर प्रोटीन तो बन जाएगी लेकिन इस अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लाने वाला कौन है? तो वो लाने वाले हमारे भाई साहब है ट्रांसफर आरएनए। ये साइटोप्लाज्म में जाएंगे, अमीनो एसिड रिस्पेक्टिवली जो भी अमीनो एसिड होगी उसको सर्च करेंगे। सपोज एयूजी से मतलब होता है मेथियोनिन, तो मेथियोनिन अमीनो एसिड को सर्च करेंगे, सर्च करके लेकर के आएंगे अपने सर पे रख के, वो कहां लाएंगे? मैसेंजर आरएनए पे रख दिया। ये ट्रांसफर आरएनए काम है, तभी इनको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। इन्हीं का दूसरा नाम है सॉल्युबल आरएनए। ये डिसॉल्व है साइटोप्लाज्म में। कोई ऐसी चीजें नहीं है कि आप सोचें कोई कीड़े मकोड़े। आप जब सेल खाते हो न जाने कितने टीआरएनए खा गए आपको पता भी नहीं चलता है। क्लियर? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल जो आरएनए होता है ये आरएनए राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम है क्या? राइबोसोम वो स्ट्रक्चर है जहां पर एमआरएनए को पकड़ा जाता है। ये है राइबोसोम। ये वो स्ट्रक्चर है जहां पर ये आरएनए को पकड़ रहा है। यहाँ पकड़ लेगा, दबोच लेगा, आराम से एमआरएनए फंसा हुआ है। अब इस पे अमीनो एसिड्स रखे जाएंगे। तो ये बेटा 3 टाइप्स के आरटीआरएनए थे, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो आरएनए का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे तो वो टीआरएनए है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके 4 लूप हैं, समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले बेटा आप देख रहे हैं ये दिखा ऊपर अमीनो एसिड, इसके आगे आप राइट कर लें अमीनो एसिड बाइंडिंग लूप। अमीनो एसिड बाइंडिंग लूप, यहां से ये अमीनो एसिड को अपने से पकड़ता है, यहां से ये अमीनो एसिड को अपने से ट्रैप करेगा, पकड़ेगा। फिर आप देख रहे हैं ये वाला लूप, यानी अगर हम ऐसे देखें तो राइट हैंड का लूप, ये लेफ्ट हैंड का लूप है। ये लूप जो है इसे क्या बोलेंगे? राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। ये क्या हो गया? राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। इसे क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड ट्रांसफेरेजेस बाइंडिंग लूप। अमीनो एसिड ट्रांसफेरेजेस बाइंडिंग लूप, ये हमारे टीआरएनए को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर एंजाइम जुड़ा जाता है, इससे एटीपी जुड़ता है, तो एटीपी बाइंडिंग लूप भी कह सकते हैं आप। शॉर्ट में कहें तो एटीपी बाइंडिंग लूप, एटीपी बाइंडिंग लूप। एंड लास्ट वन पे आ जाइए, तो जो अमीनो एसिड के जस्ट अपोजिट दिख रहा है बेटा, यहां पर एक खास चीज है। सपोज एमआरएनए पे एयूजी का ट्रिपलेट कोडॉन पड़ा, ध्यान समझना, थोड़ा सा टेक्निकल है, अभी मैकेनिज्म बताऊंगा। मैं केवल आपको आरएनए समझाना चाह रहा हूं कि आरएनए एक बार आप समझ जाए सही से, तो फिर आगे जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहां से तो ये अमीनो एसिड को बाइंड करेगा, जो जो अमीनो एसिड है। कौन सा अमीनो एसिड लिखा है? एयूजी। एयूजी का मतलब होता है मेथियोनिन।
AUG का मतलब मिथ्योनिन, तो ये साइटोप्लाज्म में AUG वाले को ढूंढेगा। ऐसे tRNA जिनमें AUG होगा, AUG लाना है, जस्ट अमीनो एसिड के उल्टे अपोजिट में इसका अपोजिट कोडॉन लिख दीजिए। A के साथ क्या ऐड होगा? U, U के साथ A, G के साथ C। आप देख रहे हैं जस्ट अपोजिट है इसके, A के साथ U, U के साथ A, G के साथ C। इसको हमने बोला बेटा एंटी कोडॉन लूप, एंटी कोडॉन लूप। इस तरीके से 4 लूप्स होते हैं। कौन कौन से? जस्ट अ मिनट, आपके क्वेश्चन भी निकालना इंपॉर्टेंट होता है, बीच में क्वेश्चन बता सको। तो 4 टाइप्स के लूप आपको मिल गए। बाइंडिंग लूप, अमीनो एसिड tRNA, ये एटीपीएज एंजाइम होता है, आप देख सकते हैं एटीपी बाइंडिंग लूप, क्योंकि इसको एनर्जी भी तो चाहिए। राइबोसोमल बाइंडिंग लूप एंड एंटी कोडॉन लूप, 3 लूप्स हो गए। ये हमारा होता है ट्रांसफर आरएनए। तो अमीनो एसिड बाइंडिंग लूप, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, एटीपी बाइंडिंग लूप, नीचे एंटी कोडॉन लूप, ऐसे करके आपके 4 लूप हुए। यही हो गया आपका ट्रांसफर आरएनए। क्लियर? आरएनए के टाइप समझ में आ गया, अच्छी बात है। देख लीजिए अच्छे से, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन टॉपिक तो वहां पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे अगर जाएं तो एक जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी? सबसे पहली प्रॉपर्टी, फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए इज बेटर ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहली बात समझिए बेटा, मैं जो अपने स्टाइल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा देखिएगा। मैं आपसे कहता हूं ये मेरा हाथ ओपन है फॉर ऑल, कोई भी इस हाथ से हैंडशेक करेगा वो मेरा फ्रेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्रेंड बन जाएगा। कोई भी हाथ से आगे फ्रेंड करेगा। सिंपल सी बात है, अगर मेरा ये ओपन एरिया है तो कोई भी बॉन्ड बना लेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे हाथ कर लिया मैंने, तो अब क्या होगा? अब बॉन्ड नहीं बन पाएगा, अब आसानी से हैंडशेक नहीं हो पाएगा। और जब आसानी से हैंडशेक नहीं हो पा रहा, सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी कब होगी? जब आपको किसी से मतलब नहीं है, ये तो स्टेबिलिटी है। अब स्टेबिलिटी कब नहीं होगी? इसकी बात सुनी आपने, अच्छा ये हुआ, वहां चले गए, उसकी बात सुनी, अच्छा ये हुआ, आप स्टेबल नहीं रहे। स्टेबिलिटी का मतलब है कि बॉन्डिंग खत्म हो जाना। तो कहता है कि डीएनए स्टेबिलिटी के फॉर्म में बहुत सही है, क्योंकि इसके ओपन एरियाज नहीं है, बॉन्ड से बंद है, ओपन एरिया नहीं है, बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा जल्दी से। इसलिए कह रहा है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमारा डीएनए बेटर है। लेकिन ट्रांसमिशन करना है जेनेटिक मटेरियल को, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो उसके लिए आरएनए बेटर है, क्योंकि आरएनए ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो उसके लिए आरएनए बेटर है। चलिए अब देखिए प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड, RNA can directly code for the protein synthesis, hence can easily express the character. DNA is dependent on RNA for protein synthesis, और DNA dependent है किस पे? RNA पे, protein synthesis के लिए। भाई RNA ही नहीं है, लाख DNA तो आपके पास, आप क्या कर लोगे? जब तक DNA से RNA नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगी। जब तक डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। 2 पॉइंट हमारे पास दिमाग में आ गए कि स्टोरेज के लिए हम डीएनए को बेस्ट कह सकते हैं, बेटर कह सकते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन के लिए डीएनए बेटर नहीं है। और डीएनए डिपेंडेंट है आरएनए पे, डीएनए डिपेंडेंट है आरएनए पे प्रोटीन के फॉर्मेशन के, यानी अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन है तो डीएनए को आरएनए पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, नो डाउट डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। क्लियर? बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। 10, आरएनए इज अनस्टेबल, सो आरएनए वायरसेस
कितने सारे वायरस, बैक्टीरियोफेज, टोबैकोमोज़ाइक वायरस एटसेट्रा म्यूटेड एंड इवॉल्व फास्टर। आरएनए अनस्टेबल रहा क्योंकि आरएनए के पास ओपन बॉन्ड्स हैं। कैसे ओपन बॉन्ड्स हैं इसको मैं आपको समझा देता हूँ। आरएनए के पास कैसे ओपन बॉन्ड्स हैं, ये बेटा आरएनए है, आपने देखा भी था सिंगल चेन है आरएनए, और इस सिंगल चेन में आपको पता है यहाँ पर ए है ओपन हाइड्रोजन बॉन्ड है, AG है ओपन हाइड्रोजन बॉन्ड है, U है ओपन हाइड्रोजन बॉन्ड है, C है ओपन हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी अगर हम देखें तो इस बॉन्ड से कोई भी अदर सब्सटेंस जुड़ करके रिएक्शन कर सकता है। ओपन बॉन्ड्स हैं इस जगह पे, ओपन बॉन्ड है, आसानी से कोई भी चीज जुड़ करके इस आरएनए को मॉडिफाइड कर सकती है। लेकिन इसी जगह पे हमारा डीएनए, इसी जगह पे हमारे डीएनए के जो बॉन्ड्स हैं वो ओपन नहीं है, ओपन बॉन्ड नहीं है, इसलिए हमारा डीएनए किसी से जल्दी बॉन्डिंग नहीं करेगा। अब जब ये किसी से जल्दी बॉन्डिंग नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, बॉन्डिंग नहीं होगी तो क्या होगा, स्टेबल रहेगा। तो ये स्टेबिलिटी और नॉन, तो कहता है कि भाई चीज वही सही है जो स्टेबल। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल क्यों रहा, क्योंकि डीएनए स्टेबल रहा। यही आपको बताया जा रहा है जो मैंने बताई चीज आपको। DNA strands are complementary. On heating they separate. In appropriate condition they come together. In Griffith's experiment. Griffith के experiment के according some properties of DNA of the heat killed bacteria did not destroy. जब से ग्रिफिथ ने S strain और R strain वाले वायरस को माइस में एंटर किया था, आपको याद होगा वो टाइम, तो इन्फेक्शन हुआ है ना। तो ग्रिफिथ ने क्या शो किया था कि जब S स्ट्रेन वाले को हीट किल्ड कर दिया था, उसके बावजूद उसके डी जीन्स कहां पहुंच गए थे, R वाले के पास, और R वाले को वायरुलेंट कर दिया। R वाले क्या कर दिया, वायरुलेंट कर दिया। तो बात ये समझ में आती है कि अगर हम डीएनए को हीट किल्ड कर दें, उसके बावजूद कुछ जीन्स के सेगमेंट बच जाते हैं, कुछ जेनेटिक सेगमेंट क्या होते हैं, बच जाते हैं, जो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि आरएनए अनस्टेबल है, जैसे वायरसेस है, इसके एग्जांपल म्यूटेट कर जाता है, इवॉल्व फास्टर करता है, बहुत जल्दी आरएनए म्यूटेशन कर जाता है, तो आरएनए की स्टेबिलिटी नहीं है। ओके गाइस, देन डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ऑन हीटिंग दे सेपरेट, क्योंकि हीट होने पर ये सेपरेट धागे जो हमारे देखिए ओपन हो गए। इन एप्रोप्रिएट कंडीशन दे कम टुगेदर, और वो फिर वापस आ भी जाते हैं, वो वापस आ भी जाते हैं। खास कंडीशन पे ये ग्रिफिथ ने शो किया कि डीएनए के ऐसा नहीं कि सारे हीट करने पे सारे सेगमेंट खत्म हो जाते हैं, कुछ सेगमेंट जीन के बच जाते हैं जो एक्टिव रहते हैं। चलिए आपके समझ में ये आ गया होगा कि कौन से पार्ट एक्टिव रह जाते हैं, कैसे कहा जाता है, क्लियर। आगे चलिए, अब एक चार्ट है जहां पर हम उसके प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं। क्या प्रॉपर्टीज के चार्ट है, समझिए चार्ट को, प्रॉपर्टीज को। रीजन फॉर स्टेबिलिटी, लेस रिएक्टिविटी ऑफ डीएनए, डीएनए की लेस रिएक्टिविटी होती है। रीजन फॉर म्यूटेबिलिटी हाई। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर डीएनए में इतनी लेस रिएक्टिविटी क्यों होती है। अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, मैंने बस हैंड शेक वाला आपको बोला था ना, वही चीज अपने दिमाग में रख लीजिए, आपको सारी चीजें पल्ले पड़ जाएंगी। क्या कह रहा है, पैरा डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, कोई बॉन्ड नहीं किसी से कोई मतलब नहीं, डबल स्टैंडर्ड है। सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड है भाई, तो सिंपल सी बात है, कोई भी आके हाथ मिला लेगा, स्टेबिलिटी कहां रही, कोई भी आके हाथ मिला लेगा, स्टेबिलिटी नहीं रही। प्रेजेंस ऑफ थायमीन,
थायमीन की प्रेजेंस हो एंड प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल। थायमीन जल्दी से बॉन्डिंग नहीं करने देता है, ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर होता है जो जल्दी से बॉन्डिंग नहीं करने देता है, जबकि यूरेसिल बड़ी आसानी से बॉन्डिंग करने दे देता है, बहुत आसानी से बॉन्डिंग करने दे देता है। दोनों में देख रहे हैं बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर थायमीन की प्रेजेंस इसको लेस रिएक्टिविटी बताती है, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल इनको हाई रिएक्टिविटी कर देता है। लास्ट, एब्सेंस ऑफ सेकेंड प्राइम हाइड्रोक्सिल इन द शुगर। सेकेंड प्राइम पे डीऑक्सीराइबोज में आप देखेंगे फर्स्ट प्राइम, ये कार्बन की फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम एंड दैट इज फिफ्थ प्राइम। ये हो गया 5, 1 2 3 4 5। ओके 5G, थैंक यू। 1 2, अब देखिए यहाँ पर OH नहीं, अब देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर देखिए सेकंड प्राइम पे OH ग्रुप है, यहाँ पर सेकंड पे OH ग्रुप नहीं। अब आता सर ये OH नहीं तो क्या नुकसान है? बेटा नुकसान ये है कि अगर OH है, कोई भी मॉलिक्यूल H रखता है हाइड्रोजन मान लीजिए, तो आसानी से वाटर या डिहाइड्रेट कर जाएगा, और डिहाइड्रेट करके वो बॉन्डिंग का एक बड़ा आसान सा स्टेप दे देगा, बहुत आसान से स्टेप। क्यों? यहाँ पर तो OH वाला सिस्टम ही नहीं है, हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन का एटम अगर मिल गया तो H2 बन जा रहा है, H2 यानी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो भट्ट से वाटर निकल जाएगा, जैसे वाटर निकला बॉन्ड बन गया, यानी कोई सब्सटेंस आके क्या हो जाएगा, उस चीज से जुड़ जाएगा। याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पर कह रहा है एब्सेंस ऑफ सेकंड प्राइम पे OH, सेकंड प्राइम पे OH यहाँ पर एब्सेंट है। सेम देखा जाए OH मतलब ऑक्सीजन एटम एब्सेंट है, और यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस है। क्लियर? नोट डाउन दिस पॉइंट, जल्दी से करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करिए। ये टेबल आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, टेबल इंपॉर्टेंट है आपकी कि क्यों ये लेस रिएक्टिविटी होता है। क्लियर? जल्दी से देख डालिए, आगे समझिए कि तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड DNA is less reactive, DNA is less reactive and RNA is more reactive। ये डिफरेंस अगर आप समझ जाएंगे तो काफी कुछ आपको आसान हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं, तो ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, मुझे उम्मीद है पूरी। अब आ गया क्वेश्चन बोर्ड पे, क्या जेनेटिक मटेरियल को प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे कि आप किसी एग्जाम में जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, तो जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, वो क्या एबिलिटीज हैं, चलिए देखते हैं। तो इतना आप सब कुछ समझ गए। क्वेश्चन आपका बनता है which type of properties are present in a genetic material, कौन से वो प्रॉपर्टीज जो होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका। कह रहा है जेनेटिक मटेरियल वो जेनेटिक मटेरियल है जो अपने रेप्लिका को जनरेट कर सके। रेप्लिका मतलब रेप्लिकेशन के बाद बनने वाला डॉटर मटेरियल। तो हमारे डीएनए में बहुत ही अच्छी एबिलिटी है, बहुत अच्छी एबिलिटी। क्या एबिलिटी है कि हमारा एक डीएनए अपने जैसे दो, सपोज ये पेरेंट डीएनए, ये पेरेंट डीएनए है, ये है पेरेंट डीएनए, और इनसे बने ये दो डॉटर डीएनए। पेरेंट डीएनए और दो क्या बन गए, देखिए डॉटर डीएनए। तो इसे बोलते हैं इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन। और जो तैयार हुआ रेप्लिका, यानी वो जेनेटिक मटेरियल जो अपने जैसे रेप्लिका को तैयार कर सके, अपने जैसे डॉटर स्ट्रक्चर को तैयार कर सके, आप उसे क्या बोलेंगे, जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी चलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ये एंड द सेकंड प्रॉपर्टी विल बी
केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। केमिकली स्टेबिलिटी का मतलब हम लोग पढ़ के आए हैं कि ज्यादा रिएक्टिव ना हो, किसी से भी रिएक्शन करके बॉन्ड बना करके एक दूसरा सब्सटेंस बन रहा है, और स्ट्रक्चरली भी क्या हो, स्टेबिलिटी हो। सिंपल सी बात है यार, जब किसी से बॉन्ड बनेगा नहीं तो स्ट्रक्चरल भी क्या होगा, वो स्ट्रक्चरल भी क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो दोनों में स्टेबिलिटी रहेगी, केमिकली एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। दूसरा प्रॉपर्टीज होना चाहिए किसी जेनेटिक मटेरियल। थर्ड, प्रोवाइड द म्यूटेशन नीडेड फॉर इवोल्यूशन। कह रहा है कि उसमें म्यूटेशन भी हो सके। भाई वेरिएशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पांसिबल और म्यूटेशन भी रिस्पांसिबल है, ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था। एंड व्हाट इज द म्यूटेशन? तो सडन चेंजेस इन योर डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल जो होना चाहिए उसमें म्यूटेशन भी हो, थोड़े बहुत चेंजेस हो, जिससे कि क्या हो, इवोल्यूशन हो सके, एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सके। तो ये भी जरूरी है, यहाँ जरूरी था भाई। अगर ये नहीं होता तो आज धरती पे इतने सारे बायोडायवर्सिटीज हमें देखने को मिलती हैं, हमें मिलती ही नहीं। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अपने आप को शो करने की भी उसके अंदर एबिलिटी हो, और वो डीएनए पूरा दिखाता है। क्या डीएनए आरएनए बनाएगा, और डीएनए की कॉपी देखा जाए तो एक तरीके से एक डीएनए की कॉपी कहाँ देखने को मिलेगी, आरएनए में, और आरएनए ही प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन क्या होता है, कैरेक्टर भी आपको मैंने सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ाया। तो डीएनए जो हमारा है आप देखेंगे तो इन सारी कैटेगरीज पे वो खरा उतरता है, आरएनए नहीं उतर रहा है, इसीलिए आरएनए को एक जेनेटिक मटेरियल का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन ये बात सच है कि डीएनए जो बना है ये आरएनए से बना है, क्योंकि जब लाइफ पहली धरती पे आई तो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म था, बहुत ही सिंपल उसके जेनेटिक मटेरियल था। और सिंपल जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो आज भी ऐसे वायरस जिंदा हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल उनका आरएनए होता है। सो सबसे पहले बात आरएनए आए, लेकिन हाँ आज के समय सारे जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसको देखा जाए तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो आपके पास वो 4 कैटेगरीज मैंने आपको बताई, एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका, देन केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, देन प्रोवाइड द म्यूटेशन नीडेड फॉर इवोल्यूशन, देन एबिलिटी टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स की एबिलिटी को डिफाइन करें। नोट कर ले पॉइंट। ओके, चलिए देखते हैं हमारा आपका ये टॉपिक जो होता है, लेक्चर हमारा आज का फिनिश होता है। हमने जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को जाना और ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थैंक्स, आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखा और उसको समझा, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करेंगे। साथ ही साथ बहुत बहुत थैंक्स। मुलाकात करेंगे एक नए लेक्चर पे। चैप्टर रहेगा हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और किसके साथ, आपके बायोलॉजी मेंटल ऑर्गेनिज्म के साथ। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।